हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 15 मार्च है और आज भी हम और वीडियोस की तरह इसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स की डिस्कशन करेंगे एंड 10 करंट अफेयर्स को लेकर डिस्कशन करेंगे, जिसके बेसिक्स स्टैटिक्स को भी देखेंगे। और इसके साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ ही वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस जरूर करें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए लास्ट क्वेश्चंस पर, जिसका आंसर आप सभी को देना होता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि डस्टलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान, और बहुत से लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, उज्बेकिस्तान। देखिए, वीडियोस को डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी शिक्षा को और अच्छे मजबूत बनाने के लिए और अच्छी तरीके से आपको अच्छे कंटेंट देने के लिए हम कुछ और तैयारियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी यानी कि खास तौर पे जो करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं वो लेट हो रही हैं और 1-2 दिन का ब्रेक लग रहा है। लेकिन आगे निकट भविष्य में आपको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ जुड़े रहे हैं लक्ष्य के साथ। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि अब डेली जो है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर सकें लक्ष्य के साथ जुड़कर। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि राजा भूमि बोल मृदा दिवस 2020 पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय चावल अनुसंधान परिषद। तो इसका आंसर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल को यह पुरस्कार इस बार दिया गया, राजा भूमि बोल मृदा दिवस 2020 पुरस्कार। और इसकी चर्चा मैंने 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, उसके अवसर पर भी मैंने चर्चा की थी। यानी कि अगर आप 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है कि विश्व मृदा दिवस क्यों मनाया जाता है और राजा भूमि बोल अदुल्यदेज कौन थे जिनके नाम पर, जिनके जन्म दिवस पर ये मृदा दिवस मनाया जाता है और ये पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो मैंने तब भी उस समय बताया था कि घोषणा की गई है किसको देने की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को देने की, कि मृदा स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राजा भूमि बोल मृदा दिवस 2020 पुरस्कार जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रदान किया गया। और विश्व मृदा दिवस 2020 के अवसर पर जो है FAO ने इसकी घोषणा की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी घोषणा की है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, रोम इटली में है इसका मुख्यालय, FAO का मुख्यालय। और इसके 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। इसको लेकर भी मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया है रेगुलर और इस पर चर्चा की है। इसके साथ ही देखें तो विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक अभियान आयोजित किया था, जिसका नाम था मृदा हमारी धरती माँ अभियान को शुरू किया था। और इसको लेकर इनको ये पुरस्कार दिया गया और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस 2020 मनाया गया था। 5 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, विश्व मृदा दिवस। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये जन्म दिवस पर मनाया जाता है राजा भूमि बोल अदुल्यदेज के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। और इस बार जो थीम रही थी इसकी, मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें, इस थीम के इस विषय को लेकर जो है 5 दिसंबर 2020 को विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें, इस विषय को लेकर। तो इसी के साथ देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, यानी कि यह कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है भारत में। इसके साथ ही यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है और दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थान का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो यही माना जाता है, और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि वे भी जुड़ सकें लक्ष्य के साथ। तो अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है, कृषि मंत्रालय,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कॉमर्शियल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री यानी घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से घरेलू निवेशकों को सहारा और सुविधा प्रदान करने, सूचनाओं को प्रसारित करने तथा सहूलियत देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो एक विभाग काम करता है जिसका नाम है संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उसने आत्मनिर्भर निवेशक मित्र नाम के एक समर्पित डिजिटल पोर्टल के रूप में एक प्रतिक्रिया देने की बात की है, एक शुरुआत की है। और ये पोर्टल अभी परीक्षण के चरण में चल रहा है, अभी टेस्टिंग के चरण में चल रहा है और इसका जो अंतिम संस्करण है वो 15 मई 2021 तक लॉन्च करने के लिए तैयार कर दिया जाएगा और आगे चल के इस वेब पेज पर अलग अलग तरीके की क्षेत्रीय भाषाओं, मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हो जाएंगे। ये परियोजना जो है वो इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी के अंतर्गत चलाई जाएगी और इस पोर्टल में इन्वेस्ट इंडिया पर निवेश को प्रोत्साहित करने और उसके संबंधी जो सुविधाएं हैं उसके लिए डिजिटल टीम होगी जो कि घरेलू निवेशकों को इन्वेस्ट इंडिया के विशेषज्ञ के साथ सीधे जुड़ने और या अनुरोध बैठक करने और उसके साथ साथ अपने निवेश और व्यापार विशेष में संबंधित मामलों पर चर्चा करने की भी सुविधा प्रदान करेगी। तो जो इन्वेस्ट इंडिया है ये एक तरीके से ऐसी एजेंसी है जिसे 2009 में भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। इसका जो कार्य है, जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करना है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना है। घरेलू रूप से जो भी उत्पादन है उसमें इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, उसको प्रोत्साहित करने को लेकर ये सुविधा जो है ये एजेंसी प्रदान करती है। और इन्वेस्ट इंडिया भारत में सतत निवेश को संभव बनाने के उद्देश्य से और इसके साथ साथ क्षेत्र विशेष में निवेशकों को लक्षित करने और नई साझेदारी के विकास पर ध्यान केंद्रित ये करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सतत निवेश पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक कोर टीम के अलावा इन्वेस्ट इंडिया जो है एक व्यापक निवेश क्षमता को बढ़ावा देने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुपक्षीय संगठनों की एक साझेदारी टीम भी है। तो इसी के साथ ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न और चलते हैं आज के तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। खेल से संबंधित प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मिताली राज। मिताली राज सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली राज ने लखनऊ में अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे तीसरे एक दिवसीय मैच में इस उपलब्धि को हासिल की है। मिताली राज अब सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये दूसरी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रथम है। तो यहाँ पर जो दूसरी हैं तो पहली कौन है? तो पहली इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स जो हैं, जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में महिला खिलाड़ी हैं चार्लोट एडवर्ड्स, उन्होंने वो ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो यहीं पर देखा जाए तो जो मिताली राज हैं, मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और मिताली राज को भारतीय क्रिकेट की सबसे बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक माना जाता है। तो वहीं खेल में उनके योगदान के लिए उन्हें 2003 में अर्जुन अवार्ड तथा 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें? मिताली राज को। तो इसी के साथ देखा जाए तो चलते हैं वीडियो के अपने एक और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। एक देश एक राशन एक मोबाइल ऐप का संबंध है किससे? एक देश एक राशन कार्ड से। तो इस प्रश्न का उत्तर इतना मुश्किल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एक देश एक राशन कार्ड। तो ये मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप, मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? एक देश एक राशन कार्ड से है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप का संबंध एक देश एक राशन कार्ड योजना से है। हम ये जानते हैं कि सभी पूरे देश में एक ही राशन कार्ड हो किसी एक व्यक्ति के पास और वो उसका लाभ किसी भी क्षेत्र में उठा सकता है। तो हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मेरा राशन मोबाइल ऐप, मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया गया और यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा
जो अपनी आजीविका के लिए या मजदूरी के लिए जो है अपने घरों से किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं। तो एक देश एक राशन कार्ड की शुरुआत वर्ष 2019 में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था को शुरू किया गया। राशन कार्डों की जो अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी है, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है, उसकी सुविधा के तहत इसे शुरू किया गया था। और यह व्यवस्था नागरिकों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण सुधार है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में किसी काम की वजह से रह रहा है, लेकिन वह वहाँ पर महंगे राशन को खरीदने के लिए मजबूर है, तो वो इस से उसे आराम मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी उसे कि वो अपने जो राशन है, जिस राज्य का उसका राशन कार्ड है, उसी राज्य के राशन कार्ड पर वह दूसरे राज्य में भी राशन प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो इसका लाभ मिलेगा वो अप्रवासी जो प्रवासी मजदूर हैं उनको इनका लाभ जो है आसानी से प्राप्त हो सकेगा। तो भारत सरकार का खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्रालय पूरे देश में एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है, और इसके क्रियान्वयन से लाभार्थियों विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत देश भर में किसी भी राशन कार्ड की दुकान पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। इसके साथ ही इस सिस्टम की मदद से ही ऐसे प्रवासी श्रमिकों के परिवारों के सदस्यों के घर वापसी की स्थिति से बचे हुए राशन को उसी राशन कार्ड में अन्य स्थान से प्राप्त करने की भी सुविधा मिलती है। तो यह योजना प्रारंभ में जो है 4 राज्यों में अगस्त 2019 में शुरू हुई और बहुत ही कम समय में दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से लागू कर दिया गया। तो बचे हुए 4 राज्यों और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अभी अगले कुछ महीनों में इसे लागू होने की संभावना बनी हुई है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन द्वारा अपनी नई पंचवर्षीय योजना में किस नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन है सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई। चीन ने अपनी नई जो उसकी पंचवर्षीय योजना है उसमें उसने किस नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई है? तो ऑप्शंस हैं सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। तो हाल ही में हम देखते हैं कि चीन की संसद ने नई पंचवर्षीय योजना 2021 से 2025 तक एक प्रारूप पेश किया, जिसमें उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो चीन अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है इस समय। और चीन की जो शीर्ष विधायिका है, यानी कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जो वहाँ की संसद है, जिसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वहाँ की संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी है। और इसमें अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विवादास्पद जो है जल विद्युत परियोजना भी शामिल की गई है। तो उसकी 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर बांध बनाना जो है शामिल किया गया है, जिस पर भारत और बांग्लादेश ने पहले भी चिंता जताई है तथा विरोध भी दर्ज किया है। इसके बावजूद LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसके पास के निचले इलाकों में बांध बनाने के लिए चीन जो है जल विद्युत कंपनियां लंबे समय से निर्माण कार्य करने के लिए तैयार हैं। और चीन के इस प्रोजेक्ट की घोषणा पिछले वर्ष नवंबर में की गई थी। उस वक्त चीन ने कहा था कि यारलंग जेंगबो, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यारलंग जेंगबो को कहा जाता है तिब्बत में, और ब्रह्मपुत्र नदी को, तो उसके निचले क्षेत्र में बांध बनाना उसका वैध अधिकार है। और चीन ने यह भी कहा कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान निचले क्षेत्रों में पड़ने वाले भारत और बांग्लादेश के हितों का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि उनको जो है किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, ऐसा चीन ने कहा है अपनी तरफ से। तो ब्रह्मपुत्र पर चीन द्वारा बांध निर्माण से भारत और बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ की समीक्षा करते हुए जान लेते हैं कि इन पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं किस तरीके के हो सकते हैं। तो पहला प्रभाव हम इस तरीके से देखते हैं कि इस बांध के बन जाने के बाद क्या होगा कि भारत, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर चीन इस नदी पर जो बांध बनाएगा उसमें नदी पर पूरी तरीके से चीन का नियंत्रण हो जाएगा, ना कि भारत और या बांग्लादेश के। तो चीन द्वारा अगर बांध के दरवाजे खोले जाते हैं या बंद करने पर क्या होगा, पानी का बहाव तेजी से भारत
के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवेश कर जाएगा और अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में इसके द्वारा क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो ब्रह्मपुत्र को भारत में पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के लिए एक जीवन का आधार माना जाता है और लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर करते हैं। हम इस चीज़ को स्पष्टता से जानते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो भारत और चीन के बीच कोई जल साझाकरण समझौता नहीं है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता है, वैसे ही भारत और चीन के बीच में किसी भी तरीके का नदी जल को लेकर कोई समझौता नहीं है। फिर भी ये देखा जाए तो नदी के ऊपर के क्षेत्र में चीन की एक लाभकारी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि चीन जो ब्रह्मपुत्रा है वो तिब्बत से आती है और वो एक ऊंचा क्षेत्र है। वहाँ से निचला क्षेत्र जो कि भारत का पड़ता है, तो ऊंचे क्षेत्र पर होने के कारण उसका एक लाभकारी स्थिति है चीन की, और इस कारण वह पानी के बहाव को जानबूझकर रोकने के लिए कुछ बुनियादी ढांचों का निर्माण लगातार कर रहा है। तो ब्रह्मपुत्र के साथ चीन की बांध निर्माण और जल विभाजन की जो योजना है वो दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव का एक स्रोत बने हुए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में जो तनाव के और जो दूसरे कारण बने हुए हैं वो हम लोग देखते हैं कि जो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद लगातार बढ़ना रहता है और ख़ासतौर पर लद्दाख के क्षेत्र में अक्साइन चीन वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बना रहता है। तो एक विवाद ये भी आगे भविष्य में बड़े पैमाने पर आने की संभावना है कि जो जल समझौता है वो ना होने की वजह से कि जल पर या ब्रह्मपुत्र का जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो जल क्षमता है उस पर किसका नियंत्रण होगा। तो इसी के साथ एक दृष्टि डाल लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और वो कहाँ से निकलती है। तो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सांगपो नदी निकलती है और जब ये नदी पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं यारलंग जैंगबो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी, दिहिंग, तीस्ता और धनसिरी हैं। इसके अलावा मानस नदी भी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों इन फैक्ट्स को आप लोगों को नोट करना चाहिए, या इसके साथ ही मैंने ऊपर जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई उनको आप नोट करके चलिए। न केवल आप लोक सेवा परीक्षाओं में की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये लाभकारी होगा, उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक की जो परीक्षाएँ आने वाली हैं उनमें भी ये महत्वपूर्ण सहायक होगा। ये एक तरीके से आपको जो जियो पॉलिटिक्स है उससे भी रिलेट करता है ये करंट अफेयर्स, और उसके साथ साथ ये आपकी ज्योग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा जो नदियों को रिलेट करता है उससे भी कनेक्ट हो जाता है। तो जुड़े रहें लक्ष्य के साथ और इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। एक एक शब्द को अच्छे से सुने, केयरफुली सुने और केयरफुली नोट डाउन करें। कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपेक्षा इसके कि आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखने के बजाय आप उससे भाग रहे हैं, भागिए नहीं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कोई डाउट आ रहा है आपको तो आपको उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमारी ऑफलाइन क्लासों से जुड़े हुए हैं, आप हमारी कक्षाओं में आते हैं, तो आप हमसे कक्षाओं में भी उसका प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये डाउट है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपको वहाँ पर भी उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चाहे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो में से कोई डाउट हो, या रीजनिंग की वीडियो में से कोई डाउट हो, या हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में से कोई बेसिक से डाउट हो या करंट से डाउट हो, तो पूछिएगा ज़रूर, बिना पूछे मत रहिएगा, अपनी जिज्ञासा को शांत जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं इसमें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय को काटकर एक गहरा गड्ढा बनाती है, जिसे गहरा महाखंड यानी कि गॉर्ज कहा जाता है, गॉर्ज का निर्माण करती है, और जिसे हम दिहांग गॉर्ज कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? दिहांग गॉर्ज कहते हैं, जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वहाँ पर। तो ब्रह्मपुत्रा नदी अब अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियाँ दिबांग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में अरुणाचल प्रदेश में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं प्रमुख? दिबांग
और लोहित नदी। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में समतल घाटी में प्रवेश करती है। असम राज्य में जो एक मैदानी क्षेत्र है वहाँ ये प्रवेश करती है और असम के सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर किस घाटी में, रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, मैं बड़े ही जोर देकर इस चीज़ को बता रहा हूँ कि सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और किस घाटी में बहती है, रैंप घाटी में बहती है। और इस प्रश्न को कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। और इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में शिलोंग का पठार है। शिलोंग का पठार है यानी कि जो मेघालय प्रदेश है, मेघालय राज्य है, वो पूरा शिलोंग के पठार पर स्थित है। अगर इस पूरी कंडीशन को आपको मैं मानचित्र पर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से स्पष्ट होता है। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा देश भारत जो कि आप मानचित्र पर देख रहे हैं, और भारत के उत्तर पूर्व दिशा में अगर हम चलेंगे, इस दिशा में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर हमें ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई देगी और अरुणाचल प्रदेश आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा और असम। तो ये जो क्षेत्र है ये उत्तर पूर्व राज्य का क्षेत्र है और यहाँ पर है सादिया। और धुबरी की अगर मैं बात करूँ तो धुबरी यहाँ पर है, और धुबरी भी अभी हाल ही में कुछ समय पहले करंट अफेयर्स में बना हुआ था। और ब्रह्मपुत्र नदी इसी प्रकार से इस जो आप नीली रेखा देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी को दिखाता है, और जिस पे मैंने अभी लाल लाइन खींची है, रेड लाइन खींची है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को दर्शा रहा है। और ये जो पूरा समतल एरिया है असम का, और यहाँ से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आगे आती है और धुबरी जो है इसका लास्ट पॉइंट है भारत में, और इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो कुछ समय पहले करंट अफेयर्स भी मैंने आप लोगों को डाला था कि ब्रह्मपुत्र महाबाहु परियोजना की शुरुआत अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो यहाँ पर धुबरी से फुलवारी यानी कि मेघालय में उस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है, उस पुल को बनाया जा रहा है। नदी सबसे बड़ा, सबसे लंबा पुल, नदी पर सबसे लंबा पुल होगा भारत का। तो यहाँ पर सादिया से धुबरी तक ये भारत के असम राज्य में समतल घाटी में बहती है। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को अक्सर एक बात बताई है कि जो सादिया से धुबरी तक नेशनल वाटरवे, कौन सा, नेशनल वाटरवे 2 है। नेशनल वाटरवे 2 है यानी कि जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं उसी तरीके से नेशनल वाटरवे 2 जो है वो सादिया से धुबरी तक है। और इसी तरीके से नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा नदी पर है और प्रयागराज से हल्दिया तक वो है। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो वीडियो का अगला प्रश्न है कि वह बैंकिंग निकाय जिसके द्वारा महिला उद्यमियों हेतु स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक द्वारा महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, और यह कार्यक्रम महिलाओं को मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें अपने दर्शन के विस्तार में मदद करेगा, और यह महिला उद्यमियों को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि वह राज्य जहां राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित एवं संचालित हैं। तो यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोलर रूफटॉप प्लांट जो हैं वो संचालित किए गए हैं। तो भारत द्वारा जो तेल और उसकी निर्भरता को कम करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप प्लांट को संचालित किया जाता है, और इसके लिए जो राज्य है वो गुजरात है। और गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है सोलर की खपत को बढ़ावा देने के लिए सोलर रूफटॉप प्लांट्स को लगाया गया है। तो यानी कि जिसके तहत गुजरात राज्य में कुल 50,915 सोलर रूफटॉप प्लांट्स स्थापित किए गए हैं। क्यों? क्योंकि भारत द्वारा तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए इन योजनाओं को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? इस समय वर्तमान में गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा है, और ये सूर्य गुजरात नामक एक परियोजना के तहत इसको स्थापित किया गया है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का संबोधन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योग गुरु रामदेव, डॉक्टर हर्षवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव को संबोधित किया, और इस महोत्सव में
विश्व के 25 देशों ने हिस्सा लिया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि आयुर्वेद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में सहायक होगा। और इसके साथ ही उन्होंने भारत में आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य पर्यटन भी प्रदान करता है, ऐसा उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर विदेशों से स्वस्थ रहने के लिए, आयुर्वेद से इलाज कराने के लिए लोग भारत आते हैं। और उन्होंने आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की आयुष मिशन का भी उल्लेख किया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं को बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार का मिशन है उसका नाम है आयुष मिशन। आयुष मंत्रालय के तहत स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसंधान और प्रसार के लिए आयुष मंत्रालय जिम्मेदार है। आयुष का अर्थ होता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से मिलकर बना है आयुष मंत्रालय का नाम, यानी कि आयुष। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के एक और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा उनके द्वारा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी से रामनाथ कोविंद जो है सोनभद्र जिले के भवानी खंड में चपकी इलाके में अभी वो जाएंगे और वहाँ पर वनवासी समागम में भी भाग लेंगे और वहाँ वो सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पर किस जिले में करेंगे? वो जिला होगा आपका सोनभद्र जिले में इसका उद्घाटन किया जाएगा, सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन किया जाएगा। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है और हम जानते हैं कि सोनभद्र जो है एकमात्र ऐसा जिला है भारत में जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आते हैं। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का दौरा तो करेंगे ही, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 3 दिन के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति वाराणसी भी जाएंगे और उन्होंने गंगा आरती में भी भाग लिया और इसके साथ ही अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में भी वो पूजा करेंगे। तो इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश को लेकर एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलते हैं वीडियो के अगले और अंतिम प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री ने 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो 75वीं वर्षगांठ का तो यहाँ पर आंसर होगा गुजरात राज्य से किया है। गुजरात राज्य से भी साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष के आज़ादी का महोत्सव जो है वो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जो 75 वर्ष हुए हैं उस संबंध में गतिविधियों का शुभारंभ जो किया है वो गुजरात के साबरमती आश्रम से किया है, क्योंकि अभी हम देखेंगे साबरमती आश्रम में दांडी तक की पदयात्रा की शुरुआत के अवसर पर जन समूह को संबोधित कर उन्होंने इसका आयोजन किया है। और देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों तथा इरादों से है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा और जो उन्हें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो प्रधानमंत्री ने इस संबंध में आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की भी शुरुआत की और लोग और विशेष रूप से युवा इस वेबसाइट पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में वीडियो और फोटो शेयर कर सकते हैं, यानी कहा जाए तो क्राउड सोर्सिंग वेबसाइट है ये। इस पर सामान्य व्यक्ति भी अमृत महोत्सव को लेकर अपनी वीडियोस और फोटोज को शेयर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अमृत आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर की भी शुरुआत की है। तो साबरमती आश्रम में मगन निवास के निकट चरखा भी लगाया गया और यह आत्मनिर्भर भारत संबंधी प्रत्येक ट्विटर पर एक पूरा चक्कर लगाएगा और इसके साथ ही लोगों में कोई भी स्थानीय उत्पाद खरीदने और हैशटैग वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल करते हुए इसका फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की भी अपील यहाँ पर की गई है। तो इस दौरान जो है दांडी यात्रा का जिक्र आया है कि गांधी जी ने कैसे साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी जो लगभग 200 मील की थी और अपने 79 साथियों के साथ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी। कब की थी? 1930 में की थी। तो ये एक आपके आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ता हुआ प्रश्न बन सकता है। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और इस दौरान ही लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का शुरुआत हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का चल रहा था इस समय, कहाँ? लंदन में। तो यहाँ पर भारत में गांधी जी ने अपने 11 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले 11 सूत्री कार्यक्रमों को, इस समय जो भारत में वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन
को अपना 11 सूत्री कार्यक्रम सौंपा और उस पर विचार न करने पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में के द्वारा उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जो कि साबरमती आश्रम से वो अपने 79 साथियों के साथ चलते हैं 1930 में, और फिर उसके बाद वो दांडी नामक स्थान पर पहुंच के, जो कि समुद्र के किनारे एक गांव है, वहां पर पानी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ते हैं। तो इसी के साथ ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों जुड़े रहें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड तैयार करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और लगातार जुड़े रहें। कुछ दिनों 2 दिनों की जो एक ये ब्रेक लगा है वीडियो को लेकर, तो उसके लिए मुझे खेद है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आगे से जो है आपको बहुत ही दूसरी और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी चीज़ के प्रबंधन में मैं लगा हुआ था, जिस कारणवश इसमें इतना डिले हो रहा है। आगे से कोशिश की जाएगी कि रेगुलर आपको मिलती रहे और जल्द ही 1-2 बार और थोड़ा सा आपको ये इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद आप इस पर रेगुलर देख पाएंगे। मैं नहीं तो कोई और आपको जल्द से जल्द जो है करंट अफेयर्स जरूर प्रोवाइड करा पाएगा। अगर मैं किसी वजह से व्यस्त रहता हूं तो कोई और आपको ज़रूर हमारे जो साथी होंगे, जो हमारी जो फैकल्टीज़ होंगी, उसमें से कोई एक आपको जो है करंट अफेयर्स समझाएगा और डिस्कशन करेगा। क्लियर है? नहीं तो अधिकांशतः मैं ही आपके सामने करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आता रहूँगा। और आप लोग चैनल को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में लाइक करवाएं और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं। धन्यवाद।